जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे। तो आज की क्लास रहने वाली है 13 रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञान, संवेग और अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं देखे, ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में सभी क्लास अवेलेबल हैं, चाहे वो ईवीएस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे सीटीपी क्लास हो। सभी क्लास अवेलेबल हैं, ज़रूर देखें। चलिए, बात करते हैं अब संज्ञान की। देखिए, संज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञान का शब्द क्या होता है? जानना, यानी कि जानना, कुछ समझना, समझाना। यह एक बौद्धिक प्रक्रिया यानी कि हमारे किससे संबंधित होती है? हमारे दिमाग से संबंधित होती है, बौद्धिक बुद्धि से संबंधित होती है, मानसिक क्रिया से संबंधित होती है, जिसमें विचारों के ज़रिए ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि विचारों के ज़रिए जब आप विचार साझा करते हो, तो उसके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म से लेकर वयस्क होने तक यह मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि सीखना, जैसे कि आप कुछ सीखते हो, अ, चाहे वो आप स्कूल में सीखो, चाहे वो आप समाज में सीखो, याद करना, कुछ याद करना, लर्न करना, अधिगम करना, समस्या सुलझाना यानी समस्या सुलझा रहे हो आप, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो और सोच के विकास से जुड़ा होता है, यानी कि सोच के विकास से जुड़ा होता है। कहीं न कहीं आपकी सोच से जुड़ा हुआ होता है ये। आइए बात करते हैं आगे। संज्ञान से जुड़ी कुछ प्रक्रियाएँ हैं जैसे कि सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, तर्क, निर्णय। यानी कि आप जो है ये क्या सीखना, जब सीखते हो, कहाँ से सीखते हो? संज्ञान के द्वारा सीखते हो, बौद्धिक क्षमता के द्वारा सीखते हो। ध्यान, ध्यान यानी कि अवधान, अटेंशन जब वो प्राप्त करते हो किसी के द्वारा, संज्ञान के द्वारा ही करते हैं। स्मृति यानी आप जो अपने दिमाग में जो चीज़ें याद रखते हो, किसके द्वारा करते हो? संज्ञान के द्वारा ही रखते हैं। भाषा, भाषा भी हम अपने दिमाग के द्वारा ही सीखते हैं। आगे बात करें तर्क, तर्क भी हम अपने बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा ही करते हैं। यदि बात करें निर्णय लेने की, तो वो भी हम अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा ही निर्णय लेते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का चरण यानी संज्ञानात्मक विकास के जो चरण हैं, कुछ चरण हैं, देखते हैं। जैसे कि अवधान, सबसे पहले अटेंशन, किसी वस्तु या विचार पर चेतना को केंद्रित करना, यानी कोई वस्तु है या फिर कोई विचार है, उन पर हम चेतना प्रकट करेंगे, मतलब उनके बारे में समझेंगे, उनकी फीलिंग समझेंगे। किसी भी कार्य को मन या फिर बात करें किसी भी कार्य को मन यानी अपने मन से करना, वचन वचन के द्वारा और कर्म से ध्यानपूर्वक करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अवधान कहलाती है। जब हम अपने मन से करते हैं, वचन से करते हैं, कर्म से करते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक किसी कार्य को करते हैं, लगन से करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? अटेंशन कहलाता है। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर जो स्मृति है। स्मृति के बारे में बात करते हैं। स्मृति एक मानसिक क्षमता यानी क्या क्षमता है? मानसिक क्षमता हमारे दिमाग से संबंधित होती है। जो हमें अनुभव यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे वे, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वे और जो सूचनाओं को स्थायी रूप से याद रखने में मदद करती है। यानी कि जो हमारी जो मेमोरी है, कहीं न कहीं हमें उसके द्वारा अनुभव होते हैं, ज्ञान होता है और जो हम उसमें सूचनाओं को संग्रहित करते हैं स्थायी रूप में। जैसे कि आप स्कूल में जाते हो तो आप जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, वो आप अपनी मेमोरी में रखते हैं, लर्न करते हैं। आइए आगे बात करते हैं अधिसंज्ञान की। 3rd नंबर पर मेटाकॉग्निशन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों और चिंतन यानी कि जो उसके विचार शिक्षार्थी किसके यानी कि स्टूडेंट के अपने विचारों और चिंतन शैलियों के माध्यम से वह अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है यानी कि चिंतन करता है, दोबारा से चिंतन करता है, थिंकिंग दोबारा-दोबारा थिंकिंग करता है वो अपने विचारों पे या चिंतन पे। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। देखिए अब समझते हैं माइंड मैपिंग यानी कि मन मानचित्रण। विचारों और अवधारणाओं को दर्शाने का एक चित्रात्मक तरीका यानी कि जब हम अपने विचार और अवधारणा यानी जो हमारे जो विचार होते हैं और जो अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बने होते हैं हमारे दिमाग में, तो उन्हें एक चित्रात्मक तरीके से दिखाते हैं। यह एक दृश्य सोच उपकरण है जिसका इस्तेमाल सूचनाओं को व्यवस्थित यानी अपने जो हमारे जो दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उन्हें हम व्यवस्थित करते हैं, बेहतर विश्लेषण करते हैं उनका और समझाने उन्हें समझाते भी हैं, सही से समझते भी हैं, याद करते भी हैं और नए विचारों को उत्पन्न करने में मदद के लिए किया जाता है। चलिए देख लेते हैं उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? जैसे जन्मदिन के बारे में सोचते समय रंगीन गुब्बारे का गुच्छे की छवि। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बात करते हैं यदि संवेग की, इमोशनल की। संवेग एक जटिल भावनात्मक प्रक्रिया यानी कि कैसी प्रक्रिया है? भावनात्मक, जो हमारे भाव निकलते हैं जैसे कि हमारा रोना, हँसना, खेलना, कूदना, क्रोध। ये बात करें जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं यानी कि जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं और व्यक्ति एक निश्चित तरह से व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखता है। एक निश्चित तरह से व्यवहार करने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे संवेग जैसे कौन है? भय हो गया।
यानी कि हमें डर लगना, यदि आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ जाएगा तो आपको डर लगेगा। क्रोध, क्रोध यदि आपको लड़ाई हो जाए तो आपको क्रोध आएगा। प्रेम जैसी भावनाओं से जुड़ा होता है संवेग जो। चलिए आगे बात करते हैं। मैकडूगल के अनुसार देखते हैं संवेग उत्पन्न होने पर जो क्रिया होती है, यानी कि जो क्रियाएँ होती है जब संवेग उत्पन्न होते हैं, तो उसे मूल प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है वो? मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आइए आगे बात करते हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, यानी कि एक संवेग जुड़ा होता है मूल प्रवृत्ति के साथ। आइए बात करते हैं, आगे देखते हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है, यानी कि ना कितने प्रकार की बताई है? 14 प्रकार की बताई हैं। ये चलिए देखते हैं। ये हैं 14 प्रकार की, जैसे कि पलायन, पलायन में क्या होता है? भय, युद्ध समय क्या होता है? क्रोध, निवृत्ति में यानी घृणा, उत्तरकामना, वात्सल्य, शरणागत में करुणा होती है आपकी, और काम प्रवृत्ति में होती है कामुकता, जिज्ञासा में क्या होती है? आश्चर्य, दीनता में होती है आत्महीनता, जैसे कि आत्मगौरव में क्या होता है? आत्म-अभिमान, सामूहिकता में होता है अकेलापन जैसे, भोजनान्वेषण में क्या होता है? भूख होती है आपका, संग्रह में होता है क्या? अधिकार होता है, रचना जो होती है वो कृति होती है, और हास्य जो होता है मनोविनोद होता है, ठीक है। यदि बात करें संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं, कहीं न कहीं जब आपके दिमाग से संबंधित होते हैं, दिमाग में आते हैं संवेग, दिमाग के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं उन्हें संवेगों को, और संज्ञान के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं संवेगों को। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अब अभिप्रेरणा की, यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा क्या होती है? किसी व्यक्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ना, यानी जब व्यक्ति जो है कोई लक्ष्य तय करता है कि मुझे उस लक्ष्य तक पहुँचना है, तो उस लक्ष्य की ओर बढ़ना, व्यवहार को सक्रिय सक्रिय करना और उसे ऊर्जावान बनाना, यानी उसे ही सक्रियवान करना और उसे ऊर्जावान बनाना, यानी कि उसमें ऊर्जा भर देना। तभी तो हम लक्ष्य के करीब पहुँच पाएँगे। यह एक आंतरिक स्थिति होती है, कैसी होती है? आंतरिक स्थिति होती है। यानी कि आपके अंदर से निकलती है, जो लोगों को लक्ष्य निर्धारित व्यवहार में लगाने के लिए प्रेरित करती है। यानी लक्ष्य निर्धारित व्यवहार कौन-से होते हैं? जो आप डेली में यूज़ करते हैं, जैसे कि आप छोटे-छोटे गोल बना लेते हैं आपके। क्या-क्या गोल होंगे? जैसे कि आप सुबह ब्रश करना है, खेलने जाना है, कूदने जाना है, पढ़ने ना फिर ट्यूशन जाना है, ये मतलब आप गोल बना लेते हैं। बात करें यदि अभिप्रेरणा की, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और एक आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए आगे बात करते हैं, इनके बारे में समझते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में। देखिए बात करें आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या होती है? इंटरनल मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी काम को करने की प्रेरणा, यानी किसी कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है जब आपको, जो अंदर से आती है, जो आपके अंदर से आती है, जो आपके मन से निकलती है कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे साइकिल चलानी सीखनी है, जैसे कि आपको बचपन में होते तो साइकिल चलानी सीख लिए तो आप, और भारी प्रोत्साहन से नहीं, यानी कि आपके भारी प्रोत्साहन से नहीं आती। यदि आपको पढ़ना है तो वो आंतरिक प्रेरणा होगी, जब भी आप पढ़ोगे, नहीं वरना तो नहीं पढ़ पाओगे। आंतरिक अभिप्रेरणा से आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कहीं न कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ता है आंतरिक प्रेरणा से। बदलाव लाने का एहसास होता है, यानी कि बदलाव लाया जाता है इसके द्वारा, और उद्देश्य की भावना मिलती है, यानी उद्देश्य की भावना मिलती है। हम अपना उद्देश्य सेट करते हैं, हम अपना गोल सेट करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा के द्वारा ही, और उसे पा लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बाहरी प्रेरणा क्या होती है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाहरी प्रेरणा का मतलब होता है कि व्यक्ति के बाहर से आने वाली, यानी व्यक्ति के बाहर से आने वाली, जो उसे भार से रहे। जैसे कि बात करें वित्तीय लाभ, जैसे पैसे के लिए कार्य करना, पदोन्नति, कहीं उन्नति हो उसके लिए कार्य करना, प्रशंसा, प्रशंसा के लिए कार्य करना, जैसे क्लासरूम में बच्चे जो होते हैं मॉनिटर बनने के लिए या फिर मैम की वाहवाही लेने के लिए कार्य करते हैं, वो बाहरी प्रेरणा होती है। जैसे स्वीकृति, बात मानना, किसी की प्रतियोगिता जीतना, जैसे कि ट्रॉफी जीतना, उसके लिए वाहवाही, जैसे कि इनाम जीतना, पैसा, पैसे के लिए और प्रतिपुष्टि के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, या फिर इसे क्या कह देते हैं? आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है? इस सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो ने किया था, ठीक है? मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएँ होती हैं, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, वे 5 तरह की होती हैं। जैसे कि शारीरिक, दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी होती है अपनत्व या फिर प्यार की, जो फोर्थ होती है वो होती है सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। चलिए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आ जाती है आपकी शारीरिक अवस्था। इसमें आपको क्या नाम है, आपको घर चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, आपको जीने के लिए सभी सुविधाएँ और साधन चाहिए इसमें, ठीक है? बात करते हैं सुरक्षा की।
कि अब आपको सुरक्षा चाहिए, अब कमाने लग गए हैं, आप पे पैसा हो गया है, तो आपको अब सुरक्षा चाहिए। आपको पैसे जो आपके जो पैसे हैं या फिर आपका घर है या परिवार है, उनको सुरक्षा चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे की, अपनत्व या फिर प्यार की। यानी कि अब आपको क्या चाहिए? प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। अब आपको फैमिली चाहिए जो आपको प्यार दे या फिर जो आपके साथ रहे रिलेशन जैसे कि रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदार चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं 4th की, इसमें आपको सम्मान। अब आपको चाहिए फुल इज़्ज़त, कि अब मुझे चाहिए फुल इज़्ज़त, सम्मान चाहिए अब मुझे, चाहे वो पड़ोसियों से हो, चाहे वो रिश्तेदारों से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो किसी से भी हो। तो आपको चाहिए फुल इज़्ज़त यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं आगे। आत्म की बात करते हैं यानी कि आत्म वास्तवीकरण यानी कि सेल्फ सॉरी आत्म वास्तवीकरण यदि बात करें इसकी तो व्यक्ति यहाँ पर जो क्या होता है व्यक्ति को अपने अंदर के जो मौजूदा शक्ति को पहचानना होता है यानी कि मौजूदा शक्ति जो उनके अंदर पहचाननी होती है और उनका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की ओर हासिल करना चाहिए यानी कि अपने लक्ष्य हासिल करना चाहिए इसमें यदि बात करें तो इसमें मोरालिटी अच्छी होती है हाई होती है क्रिएटिविटी हाई होती है इसमें और प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं यहाँ पर ठीक है चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें देखिए मैस्लो का पिरामिड है दिख रहा होगा आपको एक सेकंड में चल अभिप्रेरणात्मक चक्र यहाँ पर देख लें मोटिवेशनल साइकिल यहाँ पर क्या होता है देखिए समझते हैं चीज़ों को देखिए अब इसकी बात करें आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति यानी कि आवश्यकता जब आपको नीड रहेगी जो चीज़ की उससे लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक जब तक आप लक्ष्य प्राप्त ना कर लें अभिप्रेरणा के सभी चरणों के चक्रीय चक्र को अभिप्रेरणात्मक चक्र कहते हैं ठीक है जैसे कि इसमें पहला क्या जाएगा आपका आवश्यकता यानी कि आपको जो नीड है फिर उसे आपको ड्राइव करेंगे अराउजल हो जाएगा फिर आपका फिर लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार ठीक है फिर बात करें उपलब्धि जब आप अचीव कर लेंगे फिर उत्तेजना की कमी चलिए सिर्फ समझते हैं देखिए सबसे पहले आप यदि कोई कार्य करेंगे तो आपकी उसकी आवश्यकता होगी कि आपको उसकी क्या नीड है जब आप उसकी नीड रहेगी क्या 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 मतलब नीड रहती है कुछ जब लक्ष्य स्थापित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप कुछ करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी क्या नीड है कि उसे प्राप्त करने में हमें क्या क्या नीड चाहिए क्या क्या आवश्यकता है उसके बाद यदि देखें तो हम ड्राइव यानी उस पर हम वर्क करेंगे ड्राइव करेंगे अराउजल करेंगे सॉरी ड्राइव करेंगे उस पर हम कि हम आगे हम देखें इसके बाद क्या होगा उद्वेलन यानी कि अराउजल उत्तेजना होएगी फिर हम तेज़ी से वर्क करेंगे उस कार्य पर, बहुत तेज़ी से वर्क करते हैं, तर्क करते हैं, समझते हैं। आगे यदि बात करें निर्दिष्ट व्यवहार यानी कि यहाँ पर गोल डायरेक्टर बिहेवियर ये अपना गोल सेट करते हैं छोटे-छोटे उसमें, चाहे बड़े उसमें हो, चाहे उस छोटे उसमें हो, तो अपना गोल सेट करते हैं यहाँ पर हम। बात करें फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, आगे क्या होता है फिर अचीवमेंट यानी कि आप यहाँ पर अचीव कर लेते हैं अपने गोल को, यहाँ पर अचीव कर लेते हैं अपने गोल को। यहाँ पर अपने गोल को अचीव कर लेते हैं आप। फिर उसके बाद क्या होता है उसके बाद क्या होता है उत्तेजना की कमी या जब अपने गोल को आप अचीव कर लेते हो तो कहीं न कहीं आपके अंदर जो क्या नाम है उद्वेलन की कमी हो जाती है यानी कि उत्तेजना की कमी हो जाती है रिडक्शन ऑफ अराउज़ल हो जाती है, ठीक है? फिर आप उसमें उतने अ, अच्छे से भाग नहीं ले पाते उस कार्य में जो आपने क्या करा है, जो आपने गोल प्राप्त किया उसमें आप अच्छे से भाग नहीं ले पाते। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? देखिए आपकी क्लास यहीं तक थी आज की। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है आगे? ये हमारे बैच की टाइमिंग है। सार बैच 2.0 सीटेट दिसंबर 2024 देखिए आपको ईवीएस जो पढ़ा रहे हैं वो अमित सर पढ़ा रहे हैं और यदि बात करें मैथ की तो वासु सर पढ़ा रहे हैं आपको 10 बजे सुबह और उदय सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और सीडीपी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है 12 बजे चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो बताएं फीडबैक दें अपना एंड थैंक यू चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद